गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, ये चैप्टर जो है इसका नंबर 6 है और बायोलॉजी में इसका नंबर जो है फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जो हमारी लाइफ के अंदर जो वर्किंग चलती है, जो प्रोसेस चलते रहते हैं, उनके बारे में ये चैप्टर है। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट सिस्टम्स के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में जो है हम जो लाइफ के लिए बिल्कुल नेसेसरी सिस्टम्स हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम बहुत सारी बार इंट्रोडक्शन को बिल्कुल स्किप कर देते हैं और इंट्रोडक्शन को सोचते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन जो है किसी भी चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इंट्रोडक्शंस में से ही पूछे जाते हैं। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से पूछा गया है। इसमें कई सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में कवर होंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर पूछा गया है सबसे पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। क्या चीज़ अलाइव है और क्या चीज़ जो है वो नॉट अलाइव है। मतलब अलाइव का मतलब क्या है? जीवित। इनमें पूछा गया है कि आप डिफरेंस बताइए कि कौन सी चीज़ें जीवित हैं और कौन जो है वो जीवित नहीं है, या हम कह सकते हैं निर्जीव चीज़ें बताइए। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि हम किन चीज़ों को जो है वो लिविंग कह सकते हैं और किन चीज़ों को नॉन लिविंग कह सकते हैं। जैसे कि हम आसमान में पक्षियों को उड़ते देखते हैं, उनके बोलने की आवाज़ को सुनते हैं, कुत्ते जो है वो गली में ऐसे दौड़ के जा रहा है, बिल्ली घूम रही है, इस तरह से चूहा घर के अंदर घूम रहा है। ये सारे के सारे हम देख के इन सबको क्या बता सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग है या अलाइव है। इसका कारण क्या है कि हम इनको लिविंग या अलाइव क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर हम क्या देख पाते हैं? एक पर्टिकुलर मूवमेंट देख पाते हैं। क्योंकि चिड़िया उड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक मूवमेंट हो रही है, उसके विंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इसमें हमें क्या मिला? मूवमेंट मिला। इसी तरह से चूहा जो है वो दौड़ रहा है घर के अंदर, तो उसमें भी हमें क्या दिख रहा है? मूवमेंट दिख रहा है। या कुत्ता गली में भौंक रहा है तो उसके अंदर भी हमें क्या दिख रहा है? मूवमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या लगता है कि जिनके अंदर मूवमेंट होता है वो चीज़ें क्या है? लिविंग है। अब जैसे डेस्क रखी है या ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, एक जगह पे ही है। लाइट है तो हमें क्या लगता है कि ये क्या है? नॉन लिविंग है। हम लिविंग और नॉन लिविंग को और ज़्यादा क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इनके बारे में हमें क्या लगा कि वी सी देम ब्रीदिंग, क्योंकि हमने उनको क्या करते हुए देखा है? ब्रीथ करते देखा है, उनको सांस लेते हुए देखा है। इसलिए वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हमें क्या लगा कि वो क्या है? अलाइव है। अब मान लेते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म रेस्ट पे हैं। जैसे कि जो डॉग है वो सो रहा है, इसी तरह से बर्ड्स भी क्या हो रहे हैं? स्लीप कर रहे हैं। इसी तरह से चूहा जो है वो भी बिल्कुल शांति से बैठा है। तो हम क्या सोचेंगे? क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग? उस कंडीशन में भी जब वो रेस्टिंग कंडीशंस हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हमें दिखाई दे रही, तब भी हम उनको क्या सोचते हैं कि ये लिविंग है या अलाइव है। इसका मतलब हम तब भी ये नहीं कहते कि ये नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये जो विजिबल मूवमेंट है, इससे हमें अंदाजा नहीं हो सकता कि क्या चीज़ें लिविंग है और क्या चीज़ें लिविंग है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लांट्स के बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट प्लांट्स। तो फिर हम प्लांट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स की इस तरह की विजिबल मूवमेंट नहीं होती दिखती। प्लांट एक जगह जहाँ उगाते हैं वहीं पे ही हमेशा के लिए रहता है। तो इसका मतलब जिस तरह से डॉग मूवमेंट कर रहा है, दौड़ रहा है,
चिड़िया उड़ रही है, तो इस तरह से प्लांट में इस तरह की मूवमेंट नहीं होती दिखती, तो फिर हम लिविंग किसको मानेंगे? सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, कि जो ये विजिबल मूवमेंट हो रही है सभी ऑर्गेनिज्म में, जो हमें दिखाई दे रही है जो मूवमेंट, उसको विजिबल मूवमेंट कहेंगे। एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। सो इसको हम लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, कि जो ये सिंपल सी हमें विजिबल मूवमेंट हो रही है, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, ये एक विजिबल मूवमेंट है उसकी। कोई भी कुत्ता जो है वो गली में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारी विजिबल मूवमेंट है उस डॉग की। तो कह रहा है कि उसको हम बिल्कुल सफिशिएंट नहीं मान सकते लिविंग को डिफाइन करने के लिए। तो फिर हम डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट किसको मानते हैं? सो कुछ ऐसी भी मूवमेंट है जो बिल्कुल स्मॉलर स्केल पे हैं और वो हमें दिखाई भी नहीं देती, मतलब हम उनको विजिबलाइज भी नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमने खाना खाया और खाना जो है वो स्टमक के अंदर जाके डाइजेस्ट होने लग गया और फिर वो फर्दर सेल्स के अंदर चला गया, तो उसने जो मूवमेंट की वो हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो जो हो रहा है वो लिविंग बीइंग्स के अंदर भी होता है। नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर इस तरह का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। या हमने रेस्पायर किया और रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा जो ऑक्सीजन है या फर्दर मिक्सर ऑफ गैसेज जो है वो चला गया, तो वो भी नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं होता। तो ये उसकी क्या है, जो लाइफ प्रोसेस की ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएंगे, क्योंकि ये लाइफ को एक्चुअल में क्या कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं। लेकिन जो मोमेंट हमें दिखाई दे रही है वो उन मोमेंट से हम लिविंग को डिफाइन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए यही कहा गया कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे स्केल पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं, विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई, जो कि हमें नेक्ड आई से मतलब डायरेक्टली आंखों से वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। वो जो मूवमेंट होती है वो नहीं दिखाई देती। उन मूवमेंट्स को देखने के लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फर्दर एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की नीड होती है। डायरेक्टली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। सो वो जो मूवमेंट है वो किस तरह की मूवमेंट है? वो मूवमेंट है फर्दर मॉलिक्यूल्स की, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे अंदर, उनकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ लिविंग में ही होती है। नॉन लिविंग में इस तरह के मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती। सो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कि ये मूवमेंट जो है वो कौन सी है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अब क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी ने कि क्या क्वेश्चन का, इज दिस इनविजिबल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अब क्वेश्चन पुट किया गया है, क्या ये जो मूवमेंट है ये लाइफ के लिए नेसेसरी है? क्या मतलब अगर ये मूवमेंट नहीं होगी तो लाइफ भी नहीं होगी, क्या ऐसा है? सो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, यस, कि जो ये मूवमेंट है ये लाइफ के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ वायरस का, क्योंकि वायरस जो है उसके अंदर इस तरह की मूवमेंट हमें बिल्कुल विजुअलाइज नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक वो सेल के बाहर रहता है। इसका मतलब जब तक वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में एंटर नहीं करता तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं देखी जाती। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं उनका भी इसके ऊपर क्या है कि एक मतभेद है कि आइदर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, या अलाइव और नॉन अलाइव। सो वायरस के बारे में ये एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जब तक ये सेल फ्री एनवायरनमेंट में रहता, मतलब किसी सेल में किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं रह रहा, तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन वो किसी सेल के अंदर चला जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसका उस सेल के थ्रू ही, उस सेल की मशीनरी को यूज करके ही वो डिवीजन करना शुरू करता है और फर्दर उसकी ग्रोथ होती है। सो इसीलिए हमारी जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए।
अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि वाई आर मोलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अभी पूछा गया था कि क्या ज़रूरी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली जो मोलिक्यूलर मूवमेंट है वो ज़रूरी है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी है। सो हम अपनी लिविंग बीइंग के बारे में जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो ये मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल वेल मैनेज्ड है। जैसे कि हम कोई भी, हमारे पास रूम है, उसके अंदर चीज़ों को बिल्कुल उनका हर एक चीज़ का, प्रत्येक चीज़ का जगह होती है कमरे के अंदर, कि पेन स्टैंड टेबल पे ही होना चाहिए, कपड़े जो है वो हमारी अलमीरा के अंदर होने चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हमने रूम को मैनेज किया हुआ है। सो इसी तरह से हमारा जो लिविंग सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है, वो भी मैनेज्ड है। किस तरह से वेल मैनेज्ड है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। सो वेल मैनेज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स से मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है, फिर कई सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स फर्दर मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, जो हमारी सेल के अंदर होते हैं। सेल के कंपोनेंट्स ऑर्गेनेली जो सेल के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनेलीज मिलके सेल जो है वो बन जाती है। और फिर सेल, कई सारी ग्रुप ऑफ सेल एक ही तरह की जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी, वो टिश्यू बन जाते हैं। और टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर टिश्यू मिलके और एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके और एक पूरा बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया था, क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है या नहीं है। सो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसका कारण जानते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है। सो वो कहा गया है कि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, जो हमारा बाहर का एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका इफेक्ट हर एक लिविंग बीइंग पे होता है। जैसे कि हम एक जगह पे बैठे रहें, बहुत सारी देर तक अगर एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो कुछ देर बाद हमें क्या महसूस होगा कि अब मूवमेंट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक जगह हम अगर इसी तरह से सालों साल बैठे रहें, तो हम फिर जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और फिर हमें उठने में भी तकलीफ होगी। तो इसलिए इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बारे में, सो जो ये एनवायरनमेंट है हमारे ऊपर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। जैसे कि गर्मी है, सर्दी है, और भी बहुत सारे तरह की जो है ये क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। सो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर आर कीप ब्रेक डाउन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा ऑर्डर है ये क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ से स्किप हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स वहाँ से हट जाएंगे तो ऑर्गेनेली डीफॉर्म हो जाएंगे, ऑर्गेनेली टूटने लग जाएंगे, ऑर्गेनेली टूटने लग जाएंगे तो सेल खराब हो जाएगी, सेल नहीं रहेगी तो टिश्यू भी नहीं रहेंगे, और टिश्यू नहीं तो ऑर्गन भी नहीं। इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम भी नहीं, ऑर्गन खराब हो गई तो ऑर्गन सिस्टम खराब हो गए तो ऑर्गेनिज्म मतलब उसकी फिर फर्दर डेथ हो जाती है। सो इफ ऑर्डर ब्रेकिंग डाउन, अगर ये ऑर्डर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि अभी जो मैंने ऑर्डर बताया था, अगर वो ऑर्डर डीफॉर्म हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित नहीं रह सकता, बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसका मतलब वो नॉन अलाइव हो जाएगा, वो मर जाएगा। सो लिविंग क्रीचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग क्रीचर को, क्रीचर के मतलब कोई भी जीव जंतु, इनको चाहिए है क्या कि जो इनका ये सारा का सारा सिस्टम है ये रिपेयर होते रहना चाहिए,
और रिपेयर हम बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, बैठे बैठे कभी भी चीज़ें नहीं हो पाती। आप देखते हैं कोई भी आपके पास गाड़ी है या कोई भी व्हीकल है तो आप उसको चलाते रहते हैं, उसमें कोई भी पंचर हो गया तो पंचर लगवा लिया, अगर नहीं लगवाएंगे तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। सो उसके मूवमेंट के लिए हमें उसकी रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चाहिए। उन स्ट्रक्चर्स को हमें हमारे ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, जहाँ से टूट गया है वहाँ से रिपेयर करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमने शुरू में ही जान लिया था कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो यही कारण है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो ऑल टाइम होते रहना चाहिए, नहीं तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डिफॉर्म होने लग जाएंगे क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा तो एनवायरनमेंट के साथ वो तालमेल नहीं रख पाएंगे, और अगर एनवायरनमेंट के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे तो उनकी फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, और फिर डेथ से तो फिर लिविंग नहीं रह सकता। सो मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल ओवर टाइम। तो मॉलिक्यूल्स को हमेशा क्या करते रहना पड़ता है, उनको मेंटेन रखना पड़ता है, घूमते रहना होता है, काम करते रहना होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स मिल मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, फिर बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। यही सारा प्रोसेस हमेशा लिविंग बीइंग के अंदर चलता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसी से ही हमारे जो लिविंग बीइंग है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन के बाद वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।